बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीडे यूज बाय एलिस वॉकर। ये नाम जो है वो बजाते खुद एक चीज़ बता रहा है कि ये ज़िंदगी के बारे में है, रूटीन के बारे में है। ये कहानी है ब्लैक्स की, अफ्रीकन अमेरिकन्स की, जो अमेरिका में आज़ादी मतलब वो ग़ुलामी से निकलने के बाद की जो उनकी ज़िंदगी थी, जो उन्होंने एक न्यू फाउंड कॉन्शियस जो उन्होंने हासिल की थी, उसकी ज़िंदगी थी। बुनियादी तौर पे तीन औरतों की कहानी है। एक औरत है जिसकी दो बेटियां हैं, वो उनकी ये कहानी है। कहानी जो है वो फर्स्ट नैरेटिव में है। वो जो मदर है वो कहानी सुना रही है अपनी, और वो अपनी दोनों बेटियों के बारे में बताती है, और जो उनके अलावा जो वहाँ हो रहा है उसके बारे में बताती है। कहानी बिल्कुल एक दिन की कहानी है, यानी सुबह वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो खुद जो है मदर और ये उसकी बेटी मैगी इंतज़ार कर रही है डी के आने का, और फिर डी आती है और आगे चली जाती है, और फिर एट दी एंड वो बस बता देते हैं कि जी वो वहाँ बैठे रहे रात होने तक। ये इसका सादा सा एक कैच है। कहानी में क्या होता है कि वो इंतज़ार कर रही है आई किससे कहानी शुरू होगी, और थ्रू आउट आई ही कहानी सुना रही है। जो मदर है मिसेस जॉनसन, एग्जैक्टली तो नाम उस तरह नहीं आता कहीं पे, लेकिन वो मेंशन से अंदाज़ा होता है कि ये जो है वो जॉनसन फैमिली है। कहानी यहाँ शुरू होती है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्होंने जो है वो मतलब वो अपने घर को साफ़ किया है और यार्ड को साफ़ किया है। यार्ड जो है वो उसके बारे में वो एक चीज़ यहाँ मेंशन की गई है, वो यह है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ यार्ड, इट इज़ लाइक एन एक्सटेंडेड लिविंग रूम। क्योंकि इसका नाम भी एवरीडे यूज़ है, ये कल्चर के पे बात कर रही है। ये कहानी जो पूरी है ये कल्चर पे बात कर रही है कि कैसे कल्चर जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो है वो उस पर एक असर डालता है, वो उसे बनाता है, उसे एक शक्ल एक आकार देता है। अब इसने कहा है कि वो इतना अच्छे से साफ़ हो जाता है जैसे वो फ्लोर बन जाता है। वो एक एक्सटेंडेड लिविंग रूम है, और क्या नाम है वहाँ वो बैठ सकते हैं ऑल दैट दिस। अब वो थ्रू आउट एक जो चीज़ इस कहानी में नज़र आती है वो क्या है कि एक उनकी रूटीन के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटीज़ पे बात की जा रही है, और मुख्तलिफ कभी उसकी कभी उसकी। शुरू में वो मैगी की बात करते हैं, तो मैगी के बारे में जी ashamed of the burn scars down her arms and legs, eyeing her sister with a mixture of envy and awe। मैगी चूँकि घर में है और वो इंतज़ार कर रही है डी के आने का। मैगी के बारे में है कि जी उसके जो है वो टांगे और बाजू जल चुके थे, वो पुराना जो उनका घर था वो जल गया था। आगे उसका ज़्यादा बयान आता है। जो मेन चीज़ है वो है आइंग हर सिस्टर विद अ मिक्सचर ऑफ एनवी एंड ओ, यानी उसमें हसद था और हसरत थी, जिससे वो अपनी बहन को देख रही थी। टेक्निकली अभी वो आई नहीं है, लेकिन मतलब उसका उसका इंतज़ार उस तरह से है। अब वो आगे जो मदर खुद है वो इमेजिन कर रही है कि जैसे वो टीवी शो पर से बुलाया जाएगा और फिर वो उसकी बेटी को बुलाया जाएगा, जिस तरह अमूमन टीवी शोज़ पे होता है कि फिर वो आते हैं, मिलते हैं और वो रोते हैं और अपनी कहानी बयान करते हैं कि जी उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर दिया। अचीव क्या कर लिया कि अब वो आगे बयान होता है वो भी कि वो चूँकि पहले तो स्लेव्स थे, तो ऐसी उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, फिर वो आज़ाद हुए, फिर भी उनका ऐसा कोई राइट्स नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें राइट्स मिलना शुरू हो गए। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है कि इस वक्त वो स्कूल कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी जा सकते थे। अब वो जो डी है वो कॉलेज से आ रही है पढ़ के, तो ये मतलब उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। इस वजह से वो इमेजिन कर रही है कि वो टीवी पे जाएगी एंड ऑल। आगे वो अपने बारे में बताती है। आई एम अ लार्ज बिग बोन्ड वुमन विद रफ मैन वर्किंग हैंड्स। इन द विंटर आई wear flannel nightgowns to bed, and overall during the days I can kill and clean a hog as mercilessly as a man. My flat keeps me hot in zero weather. I can walk outside the day breaking ice to get water for washing. I can eat pork liver cooked over the open fire minutes after it comes streaming from the hog. One winter I knocked a bull calf straight in the brain between the eyes with a sledgehammer and had the meat hung up to the chill before nightfall। जो अपना बयान करी, ये वो जनरेशन है जो उस स्लेवरी के टाइम में जिन्होंने वो सख्तियाँ बर्दाश्त की थी, यानी कि वो सख्तियों के बाद उनका ये मामला हो गया है। वो इतने मजबूत हो गए हैं कि औरत हो के भी वो इतनी ताकतवर है, जो उसने यहाँ बताया है, मतलब कि उसने
एक बछड़े को जो है वो मार गिराया और वो उसे सर्दी नहीं लगती, उसका जो उसकी चर्बी है वो उसे गर्म रखती है सर्दियों में। तो ये वो सख्ती से ऐसा कि उनका ये मामला हो गया है। निस्बतन जो दूसरी चीज़ है डी के बारे में जो बयान होता है वो ये होता है कि वो बिल्कुल ही लागत सी, एक बिल्कुल ही स्लिम सी खातून है। खैर आगे चलते हैं। I have talked to them always with 1 foot raised in flight and with the head fumed in whichever way is farthest from them. D, though she would always look anyone in the eye, hesitation was no part of her nature. इन वो चूँकि उस माहौल में रही है उसका वो वाला एटीट्यूड है। डी चूँकि बाद में उसका और टाइम पीरियड है और उसकी जनरेशन है तो उसमें वो हेजिटेशन का एलिमेंट नहीं है। अब इन दो के बाद मैगी का कंपैरिजन है। मैगी कह रही है कि हाउ डू आई लुक मामा। Maggie says, showing just enough of her thin body enveloped in pink skirt and red blouse for me to know she's there, almost hidden by the door. वो इतनी कमज़ोर है, इतनी वो दुबली है कि वो दरवाजे की वजह से बस वो छुप चुकी है। Almost hidden by the door. Come out into the yard, I say. यानी कि वो भी हेजिटेंट है जो मैगी है। डी नहीं है। मैगी और मदर जो है वो दोनों हेजिटेंट है, डी नहीं है। उसकी वजह वही है कि वो जो मैगी और मदर हैं वो उस माहौल में रह रहे हैं और जो डी है वो वहाँ से निकल गई है, वो कॉलेज गई है, उसने लोगों से मामला किया है। नो आगे डी का वो बयान जो मैंने पहले बताया था कि डी इज़ लाइटर दैन मैगी विद नाइसर हेयर्स एंड अ फुलर फिगर। वो उससे भी हल्की है, उससे भी दुबली पतली है। यानी उन्होंने वो चूँकि वो वाला मामला नहीं किया, वो अगली जनरेशन है, वो उस तरह उन्होंने मेहनत और मुशक्क़त नहीं उठाई, इस वजह से वो काफ़ी मतलब कमज़ोर और दुबले पतले हैं। उनमें वो जिस तरह जान नहीं है क्योंकि उन्होंने वो हालात नहीं देखे, उन्होंने वो वाक़यात नहीं देखे। अब आगे डी और मैगी का बुनियादी तौर पे कंपैरिजन बयान होता है कि वो बात कर रही है कि I forgot how long ago it was that the other house burned. 10-12 years. Sometime I can still hear the flames and feel Maggie's arm sticking to me and her hair smoking and her dress falling off her in a little black peppery flakes. Her eyes seemed stretched open, blazed open by the flames reflected in them. यानी वो जो वाक़या हुआ था इसमें वो घर जला था, उसमें मैगी जो है वो आग के अंदर है और वो जिस वजह उसके स्कार्स भी हैं उसकी टांगों और बाजुओं पे, तो वो ये है। और एंड डी I see her standing off under the sweet gum tree she used to dig gum out of, a look of concentration on her face as she watched the last dingy grey board of the house fall into words. Red hot brick chimney, why don't you do a dance around the ashes? I would ask her. She had hated the house that much. यानी जिस वक्त वो अंदर सारा जल रहा था तो वो बाहर गम ट्री के पास वो देख रही थी और वहाँ तक देखती रही जब तक वो घर जल नहीं गया और वो गिर नहीं गया पूरा। जैसे यहाँ पे आया, शी वॉच द लास्ट डिंजी ग्रे बोर्ड ऑफ द हाउस फेल इन टूवर्ड्स द रेड हॉट ब्रिक चिमनी। ऑब्वियसली चिमनी जो है वो ज़रा मजबूत होती है क्योंकि वो ईंट की बनी होती थी और बाकी वो जो है वो ईंट का नहीं होता था, वो कार्ड का होता था। वहाँ उनकी आर्किटेक्चर, उनके घरों के बनावट में सब क्या है, she had hated the house that much. I used to think she hated Maggie too. यानी वो इन दोनों में कंपैरिजन है। वो वहाँ क्या था, मैगी उसके बारे में, डी के बारे में क्या, उसका मैगी का डी के बारे में क्या राय थी कि she was eyeing her sister with a mixture of envy and awe. और यहाँ क्या है कि वो बस देख रही है कि घर जल रहा है और बाद में भी मतलब उसने कुछ नहीं किया। मदर बयान कर रही है कि आई यूज टू थिंक शी हेटेड मैगी टू। वहाँ वो एनवी और ओ का एलिमेंट क्या था जो पीछे बयान हुआ है कि शी थिंक्स यानी मैगी थिंक्स हर सिस्टर हैज़ हैड लाइफ ऑलवेज इन द पाम ऑफ वन हैंड दैट नो इज़ नॉट अ वर्ड द वर्ड नेवर लर्न टू से टू हर। यानी कि उसके लिए वो मैगी समझती थी कि डी के लिए ज़िंदगी हमेशा उसकी हथेली पे थी और दुनिया ने कभी उसको ना कहना नहीं सीखा। यानी दुनिया उसने जो दुनिया से मांगा है दुनिया ने उसे दिया है। जिस पता मैगी का आलम जो है वो बयान हुआ है कि जी उसकी स्कार से, यानी कि वो जो है वो उसके हाँ वो पेन और वो एगनी और वो
सफरिंग वाला एलिमेंट था। डी के पास ऐसा नहीं था। डी का क्या है जी, यहाँ के बयान होता है कि डी वांटेड नाइस थिंग्स, और यहाँ मैं उसने हाई स्कूल में पढ़ा, फिर उसके लिए फंड रेजिंग की गई और उसे कॉलेज भेजा गया। यानी उसके लिए कोई ऐसा कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन मैगी जो है वो घर में है और वो कहीं नहीं गई, उसने कुछ नहीं ऐसा सीखा और कुछ नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। अच्छा, अब आगे वो क्यों, यहाँ वो मदर क्यों कह रही है कि जी आई यूज्ड टू थिंक दैट शी हेटेड मैगी टू। शी यूज्ड टू रीड अस विदाउट पिटी, फोर्सिंग वर्ड्स, लाइज, other folks' habit, whole lives upon us too, sitting trapped and ignorant underneath her voice. She washed us in a river of make-believe, burned us with a lot of knowledge we didn't necessarily need to know, pressed us to her with the serious way she read to show us a way like dim-wits at just the moment we seem about to understand. तो उनके लिए एक harsh reality थी, एक brutal वे ऑफ डूइंग थिंग्स था। कि फिर से अगर हम इसको देखें क्या है, वाश्ड अस इन अ रिवर ऑफ मेक बिलीव, धो डालना, जिसके वो यानी कि वो क्या नाम है, हिला के रख देना। मेक बिलीव यानी कि वो जो एक राइटिंग्स का जो इफ़ेक्ट होता है, यकीन दिलाना किसी झूठ या किसी तख़य्युल के बारे में कि वो वाकई में हो सकता है, वाकई में है। मेक बिलीव, burned us with lot of knowledge we didn't necessarily need to know, यानी कि हमें उसमें जला पका देना, यानी कि बताना ऐसे कि ये बहुत ज़रूरी है और ज़ोर देना कि नहीं पता होना चाहिए और ये वो एंड ऑल दैट। बट लेकिन उनका उस बारे में क्या रवैया था, we didn't necessarily need to know। उनके मुताबिक, मैं मदर के मुताबिक, मिसेस जॉनसन के मुताबिक, वो जो नॉलेज था वो उनके लिए ज़रूरी नहीं था। उसकी वजह वही है, उनकी जो रूटीन है, उनका जो एवरी डे लाइफ है। तो वो बयान कर दिया कि आई नेवर हैड एन एजुकेशन माई सेल्फ आफ्टर सेकेंड ग्रेड स्कूल बस क्लोज डाउन, यानी उसने खुद नहीं पढ़ा लेकिन वो मदर ने। लेकिन डी जो है वो ऑफकोर्स वो कॉलेज से वापस आ रही है। यहाँ आके मैगी का बयान कर रही है कि उसकी शादी जो है वो जॉन थॉमस से हो जाएगी, और हो जाएगी तो फिर वो जो मदर है वो कैदी रह जाएगी और वो बस खुद ही को जो उनके चर्च सॉन्ग्स है वो सुनाया करेगी। आगे वो जनरेशन गैप वाले एक और एलिमेंट जो कि वो खुद मेंशन कर रही है, वो जो कि जब घर वो तबाह हो गया था, उस घर में जो है वो एक शिंगल रूफ्स होते थे, अब वो नहीं बनते। अब ना ही क्या नाम है उस तरह से वो होते हैं, खिड़कियां होती हैं, अब बस वो होल्स होते हैं। ये जो चेंज आ रहा है ये भी वो गैप है, वो जनरेशन गैप जो बुनियादी तौर पे इस कहानी का मेजर थीम है वो है। मैगी कहती है कि मामा व्हेन डिड डी एवर हैव एनी फ्रेंड्स, यानी कि अब वो जो डी है वो अपने दोस्त, जो भी उसके दोस्त हैं, वो उनको घर नहीं लेके आती। इसकी भी शायद वही वजह हो सकती है, वो डिमविट्स वाली बात जो ऊपर बयान हुई है कि शायद मतलब वो इस काबिल नहीं समझती अपने घर वालों को कि वो उनसे मिले, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो उसका आर्गूमेंट जो है वो गलत नहीं है कि जो उसके घर वाले हैं, मतलब मिसेस जॉनसन और मैगी, वो नहीं समझते उन चीज़ों को जिनको डी समझती है। खैर आगे वो बयान करती है कि उसके कुछ दोस्त थे भी मदर के, फिर बॉयज़ इन पिंक शर्ट्स हैंगिंग आउट ऑन वॉश डे आफ्टर स्कूल, नर्वस गर्ल्स हु नेवर लाफ्ड। आ गए, डी आ गई, यानी कि वो क्या है, मैगी भागने की कोशिश करती है और मदर उससे रोकती है। वो रोकने में वो जो है वो अपनी अंगूठे की, अपने पैर के अंगूठे से वो खोदना शुरू करती है, यानी ये वो नर्वसनेस की निशानी है उसकी, जो उसकी माँ में भी है मैगी की और मैगी में भी है। बहरहाल अब वो आ जाते हैं और वो खैर वो उतरते हैं। अब यहाँ जो असल में जो कल्चरल जो एलिमेंट बुनियादी तौर पे जो इस कहानी का शुरू होता है बयान करना, वो यहाँ पे आता है। वो जो असल में जो इतराज़ात जो मेन मुद्दा जिसे आप कह सकते हैं वो यहाँ पे है। यहाँ एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि मैगी एक आवाज़ जो है वो 2 मरतबा निकाल रही है। ये आवाज़ है, ये क्या मतलब है इसका मोस्ट लाइकली ये जो आवाज़ होती है ये उस वक्त निकलती है जब इंसान का जो है वो जल गया हो, यानी जो गला है या ज़बान है, कोई ऐसा मामला है जो जल गया है, उसमें लुकनत आ गई है, या फिर वो जो आवाज़ है वो निकाल रहा है कराहत की सूरत में। वो जो शख्स है, जो भी जिसकी भी आवाज़ ही निकल रही है, अब आवाज़ ये मैगी की निकलती है और ये तब निकलती है जब समझ लें कि वो
डी की कोई ना कोई बात, कोई अहम कोई चीज़ वो देखती है या उसके बारे में बात की जाती है। अब ये क्या है कि यहाँ वो बयान कर रहे हैं कि उसके बारे में, डी के बारे में, उसके स्टाइल के बारे में, उस जो उसके साथ एक और शख्स आता है उसके बारे में, उसका जो स्टाइल या उसकी जो ड्रेसिंग जो है वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहस का एक मौजू भी रहा है। यानी जिसको जो अहम जो कल्चरल जो एलिमेंट है वो यहाँ इस जगह पे बयान हुआ है। Address down to the ground on this hot weather, address so loud that it hurt my eyes. There are yellow and oranges enough to throw back the light of the sun. ये उसने कपड़े पहने में डी ने जो वो पहन के आई है। I feel my whole face warming from the heat wave it throws out. Earrings to and hanging down to her shoulders, bracelets dangling and making noises when she moves her arm up to shake the folds of the dress out of her armpits. The dress is loose and flows, and as she walks, I like it. I hear Maggie go again. It is her sister's hair. It stands straight up like wool on the sheep. It's like a bag as a night, and around the edges are two long pigtails that rope about like small lizards disappearing behind her ear. ये वो उसका जो गेटअप जो वो करके आई है। इस गेटअप के बारे में कुछ एतराज़ात बाद में लगाए गए हैं कि क्यों, ये क्या है एतराज़ात, ये इनको एतराज़ात में क्यों कह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अमूमन हमारे यहाँ भी एक तसव्वुर समझा जाता है कि ये जो अफ्रीकन हैं वो इस किस्म के लिबास पहनते हैं, वो बहुत उस पर चीज़ें लगी हुई होती हैं, वो बहुत सजे हुए होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं उनमें, और तरह तरह की मतलब उन्होंने चीज़ें पहनी होती हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम भी नहीं आते हैं, तो मतलब बहुत ही सजे हुए उनके कपड़े होते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कपड़े वो पहन के आई है, लेकिन क्या है कि इस पे जो क्रिटिसिज्म है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट सा मामला है। वो क्या है कि वो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता अफ्रीका में ये, और जहाँ होता भी है, जहाँ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि जी ऐसा होता भी है, वहाँ ये फैशन वाला एलिमेंट है, ये कल्चर नहीं है। ये क्यों है ऐसा? ये ऐसा ही है कि मतलब एक वो शख्स है जो किसी माँ की जो सकाफ़त का हिस्सा है, वो उस सकाफ़त के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो उस माशरे का हिस्सा है, और एक वो है जो सिर्फ़ और सिर्फ उसके जो बैरूनी जो अंसर, जो उसका जो बैरूनी एक जो वजूद है या वो जो उसका जो असर है, जो उसकी जो आउटलुक है, उससे मुतासिर हो के तो वो वाला काम कर रहा है और ख़ुद को समझ रहा है कि जैसे वो उसका हिस्सा बन गया, जबकि वो उसका हिस्सा नहीं बना। यानी ये बस फैशन है, ये कल्चर नहीं है। कल्चर क्या है इस बारे में और बहसें हैं जो आगे कहानी में आएंगी कि कल्चर क्या है जो असल में ब्लैक्स का है, ब्लैक अमेरिकन का या अफ्रीकन अमेरिकन का जो असल में कल्चर है, ना कि वो बज़िद हो के कहते रहें कि नहीं वो बिल्कुल ही जो है वो ये इस किस्म के कपड़े और आगे जो आएगा वो कर लें, या फिर सीधा सीधा जो है वो रहें, मतलब कैसे कहेंगे कि सीधा सीधा जो है वो उस कल्चर पे कारबंद हो जाएं जो कि वहाँ उन्होंने ख़ुद से डेवलप कर लिया है। चूँकि वो जो वहाँ ब्लैक्स रह रहे हैं वो कोई 10-12 साल से नहीं रह रहे, वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा खासा वक्त गुजार लिया है और वो अपनी एक शनाख्त बना चुके हैं। ये है मतलब इसके बारे में एक जो उसके बारे में जो राय रखी जाती है वो ये है। अब आगे क्या है, वो आते साथ ही वो एक लफ्ज़ बोल दिया है, वह सूचू दिया ने, ये गुड मॉर्निंग है लुगांडा लैंग्वेज में, ये इसका दूसरा मतलब भी लिया जाता है, आई होप यू स्लीप वेल। ये भी अगेन वही चीज़ है कि उसने एक लफ्ज़ सीख लिया है वहाँ का बोलने का और वो आके वो बोल रही है। और कमाल की बात यह है कि ये हो सकता है कि वो उसी की जो मदर और डॉटर है शायद वो भी इस लफ्ज़ को ना पहचानती हूँ। वहाँ कहानी में तो ये चीज़ मेंशन नहीं की गई, लेकिन ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? उसकी वजह ये है कि वो वहाँ मैंने पहले बताया कि वो 10-12 साल, वो 20-30 साल से नहीं रह रहे, उनको भी इतना अर्सा हो गया है कि वो पिछला भूल जाए और नया बना लें। वो अपनी एक नई पहचान, अपनी एक नई सकाफ़त, अपनी एक नया रहन सहन वो बना लें, तामीर कर लें। तो ये मामला है। खैर वो ये कहती है, उसके बाद वो दूसरा उसके साथ शख्स आया है वो अस्सलाम वालेकुम कहता है, चूँकि वो कहानी में मुसलमान किरदार है। अफ्रीका से सिर्फ जो है वो क्रिश्चियंस नहीं आए थे, मुसलमान भी लाए गए थे। वैसे ही जैसे क्रिश्चियंस लाए गए थे बुनियादी तौर पे, वो मजहबी कोई
इम्तियाज़ नहीं था, वहाँ नस्ली इम्तियाज़ था। यानी ब्लैक्स उठाए गए थे अब अफ्रीका में, ब्लैक अगवा किए गए थे वहाँ से। उसमें ईसाई स्याफाम लोग भी थे और मुसलमान भी थे। ये वो जो दूसरे उसके साथ आया है वो स्याफाम ही है, लेकिन वो मुसलमान है। अब क्या है कि वो भी एक ऑकवर्ड सा मामला हो जाता है वहाँ पे कि वो अपने हिसाब से जब वो ग्रीटिंग्स करता है तो वो जो मदर है वो समझती है जैसे ये उसका नाम हो, लेकिन बाद में उसके खैर जो नाम वो बताता है उसे समझ में नहीं आता। और एट दी एंड क्या होता है कि वो नाम पता लगता है कि जी क्या है, जी नाम रख लिया जाता है हकीम अबाबर। अगर हम इसे देखें तो ये जो है वो हकीम अबाबर भी कोई नाम नहीं है। अगर हम अरबी नाम या मुसलमानों के नाम भी देखें तो वो ऐसे नहीं होते हैं। इसके बारे में भी यही क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये जो हकीम अबाबर है ये भी शायद उसी नस्ल, उसी माशरे, उसी कौम या उसी सोच से ताल्लुक़ रखता है जहाँ आप ये दावा तो करते हैं, जिस तरह डी का मामला है कि जी हम उस ट्रेडिशन, उस कल्चर से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका उससे ऐसा कोई वास्ता नहीं है। आप कहते हैं ना, आप मजबूरन या आप दिखावे के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। क्यों, उसकी एक वजह आगे बयान होती है, लेकिन उससे पहले यहाँ डी अपना नाम बताती है। वो कहती है मेरा नाम बदल दिया है, अपना नाम रख दिया है वांगरू लिवानिका किमांचो। ये जो नाम है इस बारे में भी एक जो है वो तजाद है कि ये नाम ही गलत है। ये नाम गलत क्यों है, उसकी वजह यह है कि एलिस वॉकर के मुताबिक, जो एलिस वॉकर की एक नज़म है उसके मुताबिक ये जो है ये किकुयू क्लैन का नाम है, और किकुयू क्लैन में ये जो लफ्ज़ है वांगिरू ये नहीं होता और ना ही किमांचू होता है। ये जो है वो इसके जो नाम जो होते हैं वो वांचुरू और किमंचू होते हैं। यानी कि शायद उसे पता ही नहीं है उसने नाम क्या रखे हैं। उसने बस कहीं सुनी सुनाई बात उसने उड़ती हुई सुन ली और अपना नाम रख लिया है। यानी उसने पता ही नहीं किया कि असल में नाम होते क्या है और क्या उसे रखना चाहिए। उसकी वजह क्या है, क्या उसे रखना चाहिए, क्योंकि जो दरमियान वाला नाम उसने रखा है लेवानिका, जो उसने नाम रखा है अपना, ये इस नाम के बारे में कहा जाता है कि ये एक जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो ये हुआ है कि ये जब सर्च की जा रही थी तो पता लगा था कि एक मलावी औरत का नाम था। जो मलावीज़ हैं वो एक एथनिस्टिक ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो 12-13 से मिलजुल के ये बनते हैं। यानी मलावी बुनियादी तौर पर एक नेशनैलिटी है, लेकिन जो एथनिसिटी की आप बात करते हैं, यानी कि आप कौम की बात करते हैं, नस्ल की बात करते हैं, तो एक नस्ल वहाँ आबाद नहीं है, उसमें वहाँ 12-13 हैं। यानी कि जो लफ्ज़ है ये शायद कोई कम्बिनेशन है उन 12-13 का। इसका या तो ये मतलब है कि उसने कह दिया है कि मेरा ताल्लुक़ तमाम अफ्रीका से है, या फिर उसे पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है। ये इस नाम के बारे में क्रिटिसिज्म किया जाता है और सादा अल्फाज में कह दिया जाता है कि ये नाम अफ्रीकन ट्रेडिशन के मुताबिक गलत है, और इसका मतलब ये है कि उसे पता ही नहीं कि अफ्रीकन ट्रेडिशन है क्या, और वो सिर्फ और सिर्फ एक फैशन को फॉलो कर रही है जो उस ज़माने में एक न्यू फाउंड कॉन्शियस थी कि हमें रिवर्ट होना है, हमें आज़ादी तो मिल गई है लेकिन आज़ादी हमें मुकम्मल तौर पे नहीं मिली है। एक उनके यहाँ एक राय मौजूद रही है। क्या राय मौजूद रही है कि जो नाम रखे गए थे जिस वक्त उन्हें वहाँ से अगवा किया गया और ग़ुलाम बना के यहाँ ला के बेचा गया, तो उन्हें नाम दिए गए थे उनके वाइट मास्टर्स के नामों पे। तो उनके यहाँ एक कॉन्शियस डेवलप हुई कि हमें ये नाम छोड़ने हैं, हमें ये नाम नहीं रखने, ये हमारे नाम नहीं है, ये हमारे वाइट मास्टर्स के नाम है। इसका मतलब यह है कि ये ग़ुलामी की याद है, हमें उस ग़ुलामी की याद से भी निकलना है। लेकिन जब वो ये अपना नाम बताती है तो जो उसकी मदर है वो कहती है कि तुम्हारा नाम जो है वो आंट डी के नाम पे रखा गया था, इसको बाद में बिग डी कहना शुरू कर दिया था जब तुम पैदा हो गई थी। अब आंट डी का क्या मतलब है, मोस्ट लाइकली वो उसकी खाला है आंट डी। अब आगे कहती है कि उसका नाम किस पे रखा गया था, उसने कहा जी ग्रैंड माँ डी पे, यानी मोस्ट लाइकली वो उसकी नानी होगी या कोई और इस किस्म का रिलेटिव, यानी उसका सगी ना हो लेकिन कोई थर्ड जनरेशन में भी उसी ख़ानदान में एक डी मौजूद थी, यानी इसका नाम डी था। अब वो कहती है कि उससे पहले किसका था, वो कह रही है कि जा सकता है कोई 12-14 जनरेशन तक ये, लेकिन वो बस ये था कि ये हमारा नाम नहीं है और ये हमें दिया गया है, वही ग़ुलामी की निशानी है, हमें दिया गया है। अच्छा,
अब वो जो दूसरी चीज़ मैंने बयान की थी कि उसका नाम, यानी कि वो जो हकीम और बाबर का मामला था, वहाँ वो कहती है कि अच्छा तुम उन लोगों में से वो जो नीचे रहते हैं डाउन द हिल, जो बीफ खाते हैं। वो कहता है कि हाँ मैं हूँ तो उन्हीं में से ही, लेकिन मैं आई एक्सेप्ट सम ऑफ देयर डॉक्ट्राइंस बट फार्मिंग एंड रेजिंग कैटल इज नॉट माई स्टाइल। इस बात में क्रिटिसिज्म क्या आता है, वो ये आता है कि आप अपनी मर्जी की चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं और बाकी छोड़ रहे हैं। यानी ये टेक्निकली बीफ की फार्मिंग करना, बीफ खाना, ये मुस्लिम जो है वो कह लें पार्ट ऑफ लाइफ है। आप उसको छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है जी मैं उनकी कुछ डॉक्ट्राइंस को मानता हूँ। ये कुछ से क्या मुराद है, या तो पूरा माने या अपना माने। इसका क्या मतलब है कि आप भी उस फैशन को फॉलो कर रहे हैं कि जी दुनिया में आइडेंटिटी क्लेम कर रहे हैं कि हो भाई मैं तो उन्हीं में से हूँ, लेकिन आप उनके जैसे नहीं हैं। आप क्लेम तो कर रहे हैं कि आप उन्हीं में से हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। यही मामला बूढ़ी का है, यही मामला हकीम का है। बयान होता है कि वो खाना खाने लगते हैं। ये कुछ एलिमेंट्स हैं कि वो वहाँ क्या मतलब ऐसा जो वहाँ वो कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि वो ये ऐसे है कि शी लुक्ड एट द चर्न, लुक्ड एट इट, दिस churn chop is what I need, she said. Didn't Uncle Buddy whittle it out of a tree you all used to have? अब ये यहाँ आ गई है कुछ उनकी जो कल्चर, जो उनकी जो कुछ औजार हैं, वो जो सकाफत में जो गड़े हुए हैं, यानी वो उसका जो अहम हिस्सा है कि वो इस्तेमाल करते थे उन चीज़ों को। एक ये है चढ़ है, एक ये डैशर है, इसके बाद जो है वो क्विल्ट्स है, जो बुनियादी तौर पर जिस पर बहस की गई है। क्विल्ट्स क्या है? चैन जो है वो बुनियादी तौर पर मखानी है, वो जो जिसे घुमाते हैं और वो मक्खन बनाते हैं। डैशर वो जिसमें वो दूध डाल के तो मक्खन बनाया जाता है, वो जो बर्तन होता है वो डैशर है, और चैन है। और क्विल्ट्स रजाइयाँ हैं। बुनियादी तौर पर ये है एलिमेंट्स उनके एवरीडे यूज़ के, मदर के और मैगी के। लेकिन उसका क्या रवैया है डी का? आई कैन यूज द चर्न टॉप एज अ सेंटर पीस फॉर द alcove table. She said, sliding a plate of the churn, and I'll think of something artistic to do with the dasher. और सेम केस है क्विल्ट्स के मामले में। क्विल्ट्स के बारे में कहती है कि वो जी आई विल हैंग देम। उनके लिए क्या है, ये चीज़ें कल्चर है, वो ये सारा कुछ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम बेंचेस की बात करें जो कि उनके फादर हैं, डी और मैगी के फादर ने बनाए थे। वो यहाँ मतलब ये सारा ये उनका ये है कि वो जो उन्होंने खुद बनाया था। मतलब जो चैन है वो अंकल बड़ी ने बनाए थे, जो क्विल्ट्स हैं वो ग्रैंडमा डी और बिग डी ने बनाए थे। अब उन ये सारी चीज़ें क्या है, ये उनके इस्तेमाल की चीज़ें, एवरीडे यूज़ है उनका। जैसे मैंने पहले बताया वो मैगी क्या डी उनके साथ क्या कुछ करेगी, वो क्या करेगी, बस लड़का देगी, उन्हें सजावट के रख देगी, उसके लिए वो डेकोरेशन पीसीज है इनके। वो टेक्निकली वो तो क्लेम कर रही है कि जी वो उस कल्चर की मानने वाली है, वो उसकी फॉलोवर है, वो उसको मतलब उसकी पैरवी कर रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो सिर्फ इस्तेमाल कर रही है उसको। अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें, टेक्निकली कल्चर जिंदा रहते हैं उन पे अमल करने से। वो क्या कर रही है, वो कह रही है उन चीज़ों को पकड़ के डेकोरेशन पीस बना रही है, यानी कि वो बस इस्तेमाल कर रही है एक क्लेम फॉरवर्ड करने के लिए कि जी मैं भी इस कल्चर की हिस्सा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब वो क्विल्ट्स मांगती है कि जी मैंने देनी है, वो चैन और डैशर तो उसकी माँ दे देती है, लेकिन वो कहती है कि क्विल्ट्स जो थे वो उसने प्रॉमिस किए थे मैगी को कि वो मैगी के हैं और मैगी लेके जाएगी। आई प्रॉमिस टू गिव द क्विल्ट्स टू मैगी व्हेन शी मैरिज जॉन थॉमस। अच्छा, वो उनको देगी। अब इसमें क्या क्या कुछ था कि जी इसमें जो है वो कपड़े थे जो उन्होंने पहने थे, स्क्रैप्स ऑफ ड्रेसेस ग्रैंडमा डी हैज़ worn 50 and more years ago, bits and pieces of Grandpa Gerald's paisley shirts and old teen faded blue pieces about the size of penny matchbox and was from great grandpa Ezra's uniform he wore in the Civil War। यानी वो कल्चर टेक्निकली उन क्विल्ट्स में मौजूद था। अब वो कह रही है कि बस मुझे दे दो, मैं बस लड़का छोड़ूंगी उन्हें। नस्बतन वो कह रही है कि मैगी जो है वो उन्हें बना सकती है, मैगी उन्हें बनाना जानती है। शी कैन ऑलवेज मेक मोर। आई सेड मैगी नोज हाउ टू क्विल्ट। यानी मैगी असल में उस कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि वो उस कल्चर को समझती है और वो उसे ज़िंदा रख सकती है। ज़िंदा कैसे रहेगा? अगर लोगों को वो काम करना आता होगा।
जिंदा ऐसे नहीं रहेगा कि जो उसकी बाकियात है वो म्यूजियम में पड़ी हुई है, वो जिंदा थोड़ी है, वो तो बाकियात है, म्यूजियम में रखी जाती है, वो बाकियात होती है। जिंदा वो चीज़ होती है जो इस्तेमाल में रहती है, ये इसका फ़र्क है। खैर वो एट दी एंड वो उसे जो है वो मदर मैगी को डी को वो क्विल्ट्स नहीं देती और वो वैसे ही चली जाती है, और उसके बाद जाने के बाद वो वहाँ बैठे रहते हैं, सैट देयर जस्ट इंजॉइंग अंटिल इट वाज टाइम टू गो इन द हाउस एंड गो टू बेड। बस रात हो जाती है और वो ख़त्म हो जाता है। ये है। अब ये क्विल्ट्स का मामला जो है वो बुनियादी तौर पे एक अहम मामला है। इसके बारे में जो है वो लिखा भी है लोगों ने, जैसे निकी जियोवानी ने लिखा है और एलिस वॉकर ने भी लिखा है। बुनियादी तौर पे ये जो है वो बता रहा है कि क्विल्ट्स जो है वो कल्चर का हिस्सा थे। कौन से कल्चर का हिस्सा थे? जो ब्लैक्स ने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में रह के डेवलप किया था। क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि बुनियादी तौर पे कॉटन फील्ड्स थी साउथ में जहाँ स्लेवरी थी, और वहाँ ये फील्ड्स पे यही लोग काम करते थे, ब्लैक्स काम करते थे। तो बाद में फिर वो उसे क्विल्ट्स बनाते थे, और जिस वक्त क्विल्ट्स बना रहे होते थे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वही लोग बैठे होते, यानी कि उस वक्त कोई सुपरविजन नहीं होती, उनको कोई नज़र नहीं रख रहा होता था। निस्बतन जिस वक्त वो फील्ड में होते थे तो जो उनके वाइट मास्टर्स होते थे वो बंदूक लेके पीछे चलते थे, आगे चलते थे, गश्त करते थे। लेकिन जिस वक्त वो बैठ के ये क्विल्ट्स बना रहे होते थे, यानी सी रहे होते थे, उस वक्त उनकी उन पे सर पे कोई नहीं होता था। तो क्या होता था कि वो आज़ादी से आपस में बात करते थे, उनका इंटरेक्शन होता था, फिर वो इक्वेट्स बनाते थे। तो ये उनके कल्चर का एक अहम हिस्सा बन चुका था। ये वो रियलिटी थी जो उनके सामने मौजूद थी, उसको वो एज अ ट्रेडिशन, एज कल्चर, एज देयर लाइफ, एज देयर लाइवहुड, एज देयर सिविलाइजेशन, एज देयर सब कुछ वो मानते थे। लेकिन वो जो मन कर रही है वो एक तो गुजर चुका है, उनके दिमागों में भी नहीं है, और दूसरा डी जो बयान कर रहे हैं डी को खुद नहीं पता। इसमें जो मेन थीम्स है वो जनरेशन गैप है, कल्चर है, डेली लाइफ है, इसमें ट्रेडिशन है, और इसके जो किरदार हैं वो 4 हैं। मदर है जो नरेटर है, और वही इसकी प्रोटैगनिस्ट है, मैगी है, डी है और हकीम है। ये सारे के सारे बुनियादी तौर पे मौजूद हैं, और ये सारे के सारे एक्टिव हैं, अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ पैसिव भी नहीं, यानी एक्टिवली पैसिव है। रिएक्शन भी शो करते हैं जब उनके साथ कुछ होता है, लेकिन है बुनियादी तौर पे एक्टिव। हर शख्स अपनी आइडियोलॉजी रख रहा है और उस आइडियोलॉजी के मुताबिक वो ऑपरेट कर रहा है। तो ये है सारा एवरीडे यूज बाय एलिस वॉकर।